जिस बेरहमी से पहलगाम हमले में हमारे निर्दोष लोगों की जान ली गई, वो मंजर शायद ही कोई भारतीय कभी भूल पाएगा। अंदर तक झकझोर देने वाली तस्वीरें जब सामने आईं, तो हर संवेदनशील इंसान का दिल दहल उठा। लेकिन इस दर्द के बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही, वो ये कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर, खासकर यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में, जब इस हमले को लेकर चर्चा हो रही थी, तब कुछ देशों का रवैया बेहद संदिग्ध नजर आया। चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की कि उस संगठन का नाम जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, टीआरएफ यानी दी रेसिस्टेंस फ्रंट, उसे संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक बयान में शामिल न किया जाए। अब सोचिए, जब कोई संगठन खुद कह रहा है कि उसने हमला किया है, तो उसका नाम लेने में डर या हिचक क्यों? जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें नाम से परहेज क्यों? और यही हुआ। जो संयुक्त बयान जारी किया गया, उसमें टीआरएफ का जिक्र तक नहीं किया गया। दरअसल इसके पीछे की असली वजह राजनीतिक है। अभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है 2 साल के लिए, यानी वह परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है। इस स्थिति का उसने पूरा फायदा उठाया और चीन ने भी उसका खुलकर साथ दिया। भारत हालांकि चुप बैठने वाला नहीं था। वह लगातार दबाव बना रहा था कि टीआरएफ को एक उग्रवादी संगठन घोषित किया जाए। भारत की यही कूटनीतिक लड़ाई आखिरकार रंग लाई, क्योंकि बीती रात एक अहम खबर सामने आई। अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी उग्रवादी संगठन यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस घोषणा का मतलब क्या है? जब अमेरिका किसी संगठन को इस कैटेगरी में रखता है, तो उसके क्या मायने होते हैं? इसका असर क्या होता है? भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा? और अमेरिका ने यह कदम अब क्यों उठाया? इन सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन इतना तय है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। टीआरएफ जैसे संगठनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना, उनकी फंडिंग रोकना और उनके नेटवर्क को खत्म करना अब थोड़ा और आसान हो जाएगा। इस फैसले के बाद अब किसी भी देश या संस्था द्वारा इस संगठन को आर्थिक मदद देना या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होना अमेरिका के कानून के तहत अपराध माना जाएगा। उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है, यात्रा पर रोक लग सकती है और जो भी उनके संपर्क में होंगे वो भी जांच के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये सिर्फ एक कागजी फैसला नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक कदम है जो आगे चलकर ऐसे संगठनों की रीढ़ तोड़ने का काम करेगा, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमी पर हो या कहीं और। पहलगाम की वादियों में जो कुछ 2 अप्रैल को हुआ, वो दिल दहलाने वाला था। बेसरन वैली में घूमने आए टूरिस्ट्स जो बस कुछ खूबसूरत पल जीने निकले थे, उन पर अचानक गोलियां बरसने लगीं। आतंकी बिना किसी डर के खुलेआम आए और ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग आम नागरिक थे, निहत्थे थे, मासूम और पूरी तरह बेखबर। 26 जानें चली गईं। इन आतंकियों ने खुद को लोकल लोगों जैसा दिखाया। भीड़ में घुल मिलकर ऐसे घूम रहे थे जैसे वो भी कश्मीर के ही बाशिंदे हों, लेकिन उनके इरादे दरअसल पहले से तय थे। खौफ फैलाना, मासूमों को निशाना बनाना। इस पूरे हमले के पीछे जो नाम सामने आया वो था टीआरएफ। नाम सुनते ही शायद किसी को लगे कि ये कोई नया संगठन है, लेकिन असल में ये लश्कर ए तैयबा का ही दूसरा चेहरा है। 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, तब पाकिस्तान को ये कदम बहुत अखर गया। सीधे लश्कर के नाम से हमला करता तो दुनिया की नजरों में और गिर जाता। इसलिए एक नया मुखौटा खड़ा किया गया, दी रेसिस्टेंस फ्रंट। मकसद साफ था, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और एफएटीएफ को धोखा देना, ताकि पाकिस्तान खुद को पाक साफ साबित कर सके। इस संगठन ने 2020 से अब तक भारत में कई बार नागरिकों और पत्रकारों को निशाना बनाया। ये सब टीआरएफ की ओर से खुले तौर पर कबूला भी गया। और जब पहलगाम में ये खौफनाक हमला हुआ, तो इसी संगठन ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वही इसके पीछे है। 2 बार तो उन्होंने खुद ही पोस्ट किया और कहा, हाँ, हमने कराया है ये अटैक। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ ही दिनों में जब पाकिस्तान को यह महसूस हुआ कि अब मामला उल्टा पड़ सकता है, तो पूरी रणनीति बदल दी गई। चूंकि पूरी दुनिया को पहले से अंदेशा था कि इस संगठन के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं, तो वहां के रणनीतिकारों को डर सताने लगा कि कहीं फिर से ग्रे लिस्ट का दरवाजा न खुल जाए। 25 अप्रैल को एक नया बयान आया। इस बार टीआरएफ ने पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग कर लिया। बयान में साफ कहा गया कि पहलगाम की घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। सोचिए, पहले खुलकर कबूल करते हैं, फिर अचानक इनकार कर देते हैं। वहीं सैफुल्ला कसूरी नाम का एक बड़ा लश्कर ऑपरेटिव इस साजिश का मास्टरमाइंड था, जिसने सीमा पार से पूरे हमले की योजना को अंजाम देने का आदेश दिया था। ये पूरा मामला न सिर्फ आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की दोहरी नीति को भी उजागर करता है। एक तरफ वो दुनिया के सामने खुद को आतंक के खिलाफ खड़ा देश दिखाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे
पीछे वही आतंकियों को समर्थन और संरक्षण देता है। अब जरा पाकिस्तान और उसके संगठन टीआरएफ की चालाकी पर गौर कीजिए। जब पहलगाम में लोग मरे और टीआरएफ ने खुद आगे आकर सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली, तो कुछ ही वक्त बाद पलटी मार दी गई। बयान आया कि जो पोस्ट किया गया था वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिना अनुमति के हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो अब ये दावा किया गया कि किसी ने उनका अकाउंट हैक करके झूठी बात फैलाई। ये वही पुराना स्क्रिप्ट है जो हर बार सामने आता है जब कोई उग्रवादी संगठन दुनिया की नजरों में फंसने लगता है। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान पर जब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा, तब उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और फौज ने मिलकर टीआरएफ को निर्देश दिया कि अब अपनी बात से मुकर जाओ, वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भारत ने इसे हल्के में नहीं लिया। नई दिल्ली लगातार प्रयास कर रहा था कि इस संगठन को वैश्विक स्तर पर उग्रवादी घोषित किया जाए, और आखिरकार इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने हाल ही में इस संगठन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। ये फैसला अमेरिकी कानून इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के धारा 219 के तहत लिया गया। इस स्टेटमेंट में एक अहम बात ये थी कि सिर्फ डिजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में भी इसे डाला गया है। इसका मतलब साफ है, अब इस संगठन से जुड़े हर व्यक्ति, हर संपत्ति, हर लेन देन को अमेरिका में पूरी तरह अवैध मान लिया जाएगा। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि ये हमला जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुआ, वह भारत में नागरिकों के खिलाफ सबसे भयावह हमलों में से एक था, साल 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद से। और ये साफ साफ लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ हमला था, जिसमें टीआरएफ केवल एक चेहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया। टीआरएफ की करतूतें केवल इस हमले तक सीमित नहीं रहीं। स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र है कि अतीत में भी इस संगठन ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक रणनीतिक नेटवर्क है जिसे पाकिस्तान की जमीन से संचालित किया जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में अस्थिरता फैलाना है। अब जरा इसके कानूनी असर की बात करें। जब किसी संगठन को अमेरिका की ओर से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है, तो उसका सीधा असर उसके आर्थिक संसाधनों पर पड़ता है। अमेरिका में जितने भी बैंक हैं, उन्हें कानूनी रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि टीआरएफ या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास कोई डॉलर न पहुंचे और न ही कोई बैंकिंग सुविधा मिले। अगर कोई संस्था या व्यक्ति ऐसा करने में लापरवाही करता है तो उसे आपराधिक सजा का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बड़ा असर होता है वैश्विक मान्यता का। जब अमेरिका इस तरह की घोषणा करता है तो बाकी देशों पर भी दबाव बनता है कि वे इस संगठन को गंभीरता से लें। इसका सीधा असर एफएटीएफ की जांच प्रक्रिया पर भी पड़ता है, जिसमें पाकिस्तान वैसे ही बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। अब उसके ऊपर एक बार फिर कड़ी नजर डाली जाएगी। कुल मिलाकर ये फैसला केवल एक औपचारिक ऐलान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की दोहरी नीति और उसके आतंकी नेटवर्क पर एक मजबूत चोट है। भारत की तरफ से ये एक कूटनीतिक और नैतिक जीत है, जिसमें सच्चाई ने छल को ध्वस्त कर दिया। अब जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की चर्चा होगी, तो टीआरएफ का नाम भी उसी सांस में लिया जाएगा, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। भारत लंबे वक्त से यह कहता आ रहा था कि आतंकवाद को केवल निंदा करने से कुछ नहीं होगा। जो देश इसे पालते हैं, उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अमेरिका ने अब वही किया जो भारत बरसों से मांगता रहा था। टीआरएफ को अमेरिका द्वारा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाना केवल भारत की मांग की जीत नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संकेत है कि अब पाकिस्तान को अपने के का जवाब देना होगा। और अब बारी है यूनाइटेड नेशंस की। भारत इस समय यूनाइटेड नेशंस पर भी दबाव बना रहा है कि जो 1267 संगठनों की जो उसकी सैंक्शन लिस्ट है, उसमें टीआरएफ को भी शामिल किया जाए। दूसरा बड़ा असर होता है वैश्विक मान्यता का। जब अमेरिका इस तरह की घोषणा करता है, तो बाकी देशों पर भी दबाव बनता है कि वे इस संगठन को गंभीरता से लें। इसका सीधा असर एफएटीएफ की जांच प्रक्रिया पर भी पड़ता है, जिसमें पाकिस्तान वैसे ही बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। अब उसके ऊपर एक बार फिर कड़ी नजर डाली जाएगी। कुल मिलाकर ये फैसला केवल एक औपचारिक ऐलान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की दोहरी नीति और उसके आतंकी नेटवर्क पर एक मजबूत चोट है। भारत की तरफ से ये एक कूटनीतिक और नैतिक जीत है, जिसमें सच्चाई ने छल को ध्वस्त कर दिया। अब जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की चर्चा होगी, तो टीआरएफ का नाम भी उसी सांस में लिया जाएगा, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। भारत लंबे वक्त से यह कहता आ रहा था कि आतंकवाद को केवल निंदा करने से कुछ नहीं होगा। जो देश इसे पालते हैं, उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अमेरिका ने अब वही किया जो भारत बरसों से मांगता रहा था। टीआरएफ को अमेरिका द्वारा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाना केवल भारत की मांग की जीत नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संकेत है
कि अब पाकिस्तान को अपने के का जवाब देना होगा और अब बारी है यूनाइटेड नेशंस की। भारत इस समय यूनाइटेड नेशंस पर भी दबाव बना रहा है कि जो 1267 संगठनों की जो उसकी सैंक्शन लिस्ट है उसमें टीआरएफ को भी शामिल किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि मई महीने में ही भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों को पहलगाम में हुए हमले से जुड़ी पूरी जानकारी, सबूत और पाकिस्तान के लिंक के सारे दस्तावेज सौंप दिए थे। भारत एक एक कदम सोच समझकर रख रहा था, सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि सारे प्रमाण पेश किए, चाहे वो सैटेलाइट इमेज हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस। भारत की रणनीति कई स्तरों पर चली। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को लगातार जानकारी दी गई, साथ ही ग्लोबल रिकॉग्निशन की दिशा में एक जोरदार पुश किया गया ताकि टीआरएफ को पूरी दुनिया एक बैन की गई संस्था के रूप में स्वीकार करे। भारत की होम मिनिस्ट्री तो पहले ही 2022 में इस संगठन को यूएपीए के तहत बैन कर चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप भू राजनीतिक पहलू को देखें तो साफ दिखता है कि टीआरएफ की डोरें आईएसआई के हाथों में हैं। पाकिस्तान ने इसे सिर्फ इसलिए खड़ा किया ताकि वो लश्कर तैयबा जैसे पुराने नामों से ध्यान हटाकर नए नाम के पीछे छिप सके, लेकिन वही पुरानी गलती, पहले हमला करने की बात खुद स्वीकार ली, फिर जब मामला बढ़ा तो साफ मुकर गए। दुनिया इतनी भोली नहीं कि इस ड्रामे को न समझ सके। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने अभी क्यों कदम उठाया। वजह बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह का बड़ी हिंसा पहलगाम में हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ऐसे में अमेरिका भी अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आतंक के खिलाफ चल रही उसकी नीति और दबाव के चलते उसे एक स्पष्ट संदेश देना था कि आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं और जो भी इसके पीछे होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ऐसा किया हो। अगर आप इतिहास पलट कर देखें तो आपको याद होगा भारत की संसद पर हमला हुआ था साल 2001 में। उसी के बाद लश्कर ए तैयबा को अमेरिका ने उग्रवादी संगठन घोषित किया था। उसी साल जैश ए मोहम्मद को भी यही दर्जा मिला था। फिर 2010 में पाकिस्तान के कबायली इलाकों से चलने वाले टीटीपी को शामिल किया गया। 2012 में हक्कानी नेटवर्क को, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच से संचालित होता है, और अब साल 2024 में आखिरकार द रेसिस्टेंस फ्रंट का नाम भी इस सूची में जुड़ गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं जुड़ा बल्कि पाकिस्तान की खोखली रणनीति का पर्दाफाश हो गया है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सबूतों से लड़ रहा है और पाकिस्तान वो अभी भी अपने पुराने तरीके से झूठ को सच साबित करने की कोशिश में लगा है, मगर इस बार शायद दुनिया उसकी बातों में आने को तैयार नहीं।